देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, कहते हैं कि अंधेरे से गुजरते समय बहुत सी नकारात्मक शक्तियाँ एक नकारात्मक इंसान पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। लेकिन क्या हो जब वही नकारात्मक इंसान एक अनजाने रास्ते में खो जाए और फिर उसकी ज़िंदगी में एक कयामत खड़ी हो जाए। दोस्तों, मेरा नाम अतुल है और रात को रेलवे स्टेशन से निकलकर मैं एक अनजाने रास्ते पर पहुंच गया था। मुझे नहीं मालूम ये कौन सी जगह थी, लेकिन सच कहूं तो उस खतरनाक अंधेरे में मुझे बहुत ही घबराहट हो रही थी। मैं फ़ोन निकालकर फ़ोन करने की कोशिश भी करता, लेकिन फ़ोन कोई काम ही नहीं करता। सच कहूं तो मुझे अंदर ही अंदर इस चीज़ का एहसास होने लगा था कि अगर मैं इस रास्ते पर थोड़ी देर और रुका रहूँगा तो या तो चोर डाकू मुझे लूट कर ले जाएंगे या फिर कोई ऊपरी शक्ति मेरे ऊपर हमला कर देगी। पता नहीं क्यों, लेकिन उस रास्ते पर मुझे अपने आप ही ऐसी वाइब आ रही थी। थोड़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद अचानक मुझे एक गाड़ी की रोशनी दिखी। देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई बस हो। जब मैंने उस बस के सामने हाथ दिखाया तो बस ड्राइवर ने तुरंत ही ब्रेक लगा दिया। पहले तो मुझे लगा था कि शायद ये बस वाला मेरे हाथ दिखाने से बस नहीं रोकने वाला, लेकिन जब उसने मेरे बगल में ले जाकर बस को रोक दिया तो मेरी सांस में सांस आई। फिर उसके बाद मैं उस बस के अंदर सवार हुआ, लेकिन मैं ये चीज़ देखकर हैरान था कि उस बस के अंदर कुछ गिने चुने यात्री ही नज़र आ रहे थे। मैंने बार बार उस बस के पिछले वाले हिस्से में देखने की कोशिश की, लेकिन कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। एक बार के लिए मैं इस चीज़ के बारे में बस के ड्राइवर से पूछना चाहता था, लेकिन बस के ड्राइवर ने एक भी बार पीछे घूम कर नहीं देखा। ऊपर से मुझे इस बस का कंडक्टर भी बस के किसी कोने में दिख ही नहीं रहा था। ऐसे में मैं फुर्सत के साथ एक सीट पर आकर बैठ गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। जिस रास्ते से अब बस गुजर रही थी, वास्तव में मैं उसी रास्ते को देखकर थोड़ा घबरा रहा था। उस रास्ते के दोनों तरफ एकदम बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थीं और कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। अक्सर ऐसे हाईवे के ऊपर लाइट का होना आम बात होती है, लेकिन यहाँ तो पूरी काया ही पलट गई। स्ट्रीट लाइट तो छोड़ो, यहाँ पर कोई छोटी मोटी रोशनी का बल्ब भी नजर ही नहीं आ रहा था। बस की हेडलाइट की रोशनी से मैं उस रास्ते को देख तो सकता था, लेकिन उस बस के अंदर भी एक अजीब सा सन्नाटा था। मैंने इधर उधर किसी से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन जो कुछ यात्रीगण उस बस के अंदर दिख रहे थे वो मुझसे बहुत ही पीछे थे। ऐसे में उनसे बात करना भी बड़ा मुश्किल था और थोड़ी देर के बाद मैं अपने सर को सीट के बगल में रखकर आंखें बंद करके आराम करने की कोशिश करने लगा, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा सफ़र इतना छोटा नहीं है। मुझे अभी इस बस के अंदर बहुत लंबे वक्त तक सफ़र करना है। ऐसे में मैं थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहता था, लेकिन जैसे मैं अपनी आंख बंद करके सोने लगा तो अचानक ही बस को एक तेज झटका लगा। ये झटका इतना ज़्यादा तेज था कि मेरा सर सीधा बस के ही एक पाइप से टकरा गया, और पाइप से टकराते ही मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मैंने पाया कि बस का ड्राइवर अभी भी बड़े मज़े के साथ बस को चला रहा था। इस पर मुझे उसके ऊपर गुस्सा आया और मैं तभी उसे गाली गलौज करने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरी इतनी खरी खोटी सुनाने के बावजूद भी उस आदमी ने एक बार भी मेरी तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखा। बस का ड्राइवर अपने ही मज़े में ड्राइव कर रहा था और मुझे उसकी ये चीज़ थोड़ी अजीब लग रही थी। फिर मैंने उस ड्राइवर से बोला, अरे भाई पागल है क्या? कब से तुझे मैं गाड़ी दे रहा हूँ, लेकिन तुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। एक बार फिर से उस ड्राइवर ने मेरी बातों को इग्नोर मार दिया, लेकिन अब की बार मैं रुका नहीं और अपनी सीट से खड़ा हो गया। मैं जानता था कि ये ड्राइवर फिर से वही हरकतें करने की कोशिश करेगा और जैसे मैं अपनी आंखें बंद करूंगा तो ये बस को ज़रूर किसी गड्ढे में पटक देगा। ऐसे में मैं पाइप को पकड़कर खड़ा हो गया। अब तक वो ड्राइवर धीरे धीरे मेरी ओर देखने लगा और जैसे उसने अपने पूरे चेहरे को मेरी तरफ घुमाया तो उसके बाद मेरा पूरा बदन ठंडा पड़ गया, क्योंकि अभी अभी जैसे उसने अपना चेहरा पीछे घुमाया था उसमें डरा देने वाली बात यह थी कि वो दिख तो किसी इंसान की तरह रहा था, लेकिन उसकी गर्दन बिल्कुल टेढ़ी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी गर्दन को तोड़ दिया हो। उस वक्त मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि उसके बाद मेरे मुंह से दूसरा कोई शब्द ही नहीं निकला और मैं चुपचाप किसी पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा रहा। बस अभी भी पूरी रफ्तार के साथ
उस सुनसान इलाके में भागती जा रही थी और उसके साथ ही मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैं उस बस से नीचे तो उतरना चाहता था, लेकिन अगर मैं इस सुनसान इलाके में अकेला रह जाता तो फिर मेरी मुसीबतें कम होने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ जाती। ऐसे में मैं बस से नीचे भी नहीं उतर सकता था और अब तो मैं बस भगवान का नाम लेकर इस बस के अंदर सफ़र कर सकता था। थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है किसी आदमी के अंदर इस तरह का टैलेंट हो कि वो अपनी गर्दन को एकदम पीछे घुमा दे। लेकिन दूसरी पल मेरे मन में ख्याल आया कि जिस तरह की हरकतें वो आदमी कर रहा था उससे तो वो अजीब ही लगता है। फिर मैंने कुछ सोचा और खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगा। मैं ये जानना चाहता था कि बाहर का माहौल कैसा है। मेरे मन में एक आइडिया चल रहा था, बस उसी का इस्तेमाल करने के लिए मैं सही समय का इंतज़ार कर रहा था। जैसे जैसे बस भागती जा रही थी तो वैसे वैसे मेरे रोंगटे और भी ज़्यादा खड़े हो रहे थे। तभी मैंने देखा कि अचानक से बस की रफ्तार में गिरावट आने लगी। ऐसा लग रहा था कि भागती हुई बस में अचानक ही कोई खराबी हो गई है, जिस वजह से बस के ड्राइवर ने बस की स्पीड को थोड़ा कम कर दिया है। दोस्तों, इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर मैं सीट से उठा और उस भागती हुई बस से नीचे उतरने के लिए दरवाजे के पास पहुंच गया। वैसे तो मैं उस सरपट भागती हुई बस के अंदर से छलांग नहीं लगाना चाहता था, लेकिन जिस तरह का माहौल अब बना हुआ था उसके हिसाब से अगर मैं इस बस के अंदर थोड़ी देर के लिए और रुका रहता तो शायद वो समय मेरी ज़िंदगी का आखिरी समय होता। ऐसे में मैं कोई खतरा नहीं उठाना चाहता था और मैं बड़े आराम के साथ बस की हल्की रफ्तार में होने का वेट करने लगा। हालांकि अभी अभी बस ने अपनी हल्की रफ्तार पकड़ी थी, लेकिन उसके बाद वो बस फिर से पूरी रफ्तार से भागने लगी। ऐसे में मैं यही देख रहा था कि कब ड्राइवर बस की रफ्तार को कम करे, लेकिन अब ड्राइवर बस की रफ्तार को कम करने की बजाय लगातार बढ़ाता ही जा रहा था। इतने में ही एक यात्री ने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई, अरे ओ भाई साहब, दरवाजे पर क्यों खड़े हो, अंदर आकर बैठ जाओ। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि वो एक आदमी ही था जिसने अपने पूरे बदन के ऊपर सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और अपने चेहरे को एक काले रंग के रुमाल से ढका हुआ था। मैंने उस आदमी को बोला, बस भाई साहब, ऐसे ही मुझे बस के अंदर थोड़ी गर्मी लग रही है, इसलिए बाहर की हवा खा रहा हूँ। इतना कहते उस आदमी ने बोला, मुझे पता है तुम कौन सी हवा खा रहे हो, तुम्हारा मकसद यहाँ से नीचे कूदने का है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, हमने भी इसी गलती को अंजाम दिया था और उसके बाद हम हमेशा हमेशा के लिए इस बस के अंदर आत्मा बनकर सफ़र कर रहे हैं। बस इतना सुनते ही मेरा पूरा बदन ठंडा पड़ गया। इतनी देर से मैंने जिन लोगों को यात्री समझा हुआ था अब वो मेरी नज़र में सारे मुर्दे बन गए। बाद में मैंने उस आदमी को ऊपर से लेकर नीचे तक घूरना शुरू कर दिया। एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि यह आदमी पीछे वाले हिस्से से यहाँ पर कैसे आया। ऊपर से उसके बाकी यात्रीगण जो सफ़र कर रहे थे वो भी मुझे उस आदमी की तरह ही देख रहे थे। ऐसे में मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी और फिर मैं चुपचाप अपनी सीट पर आकर बैठ गया। पर हद तो तब हो गई जब वो आदमी भी मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गया। हालांकि बस का ड्राइवर अभी भी बिंदास होकर ड्राइव कर रहा था। तभी उस आदमी ने बोला, भाई साहब, आपको सफ़र करने के लिए यही बस मिली थी? हालांकि मैंने सोचा नहीं था कि वो आदमी मुझसे इतनी आराम से बात कर सकता है। एक पिशाच होने के बावजूद उसका इस तरह से बात करना मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने उसकी तरफ देखते बोला, भाई साहब, मेरे साथ मजाक कर रहे हो या फिर सच में कोई प्रेत हो तुम? तभी उस आदमी ने बोला, तुम एक काम करो, तो मेरे बदन के ऊपर से ये काले रंग की कंबल हटा दो। उस अजीब से दिखने वाले आदमी के सामने मैं एक बार के लिए शांत तो रहा, लेकिन उसके बाद किसी तरह से मैंने अपने हाथों को उसकी कंबल की तरफ उठाया और धीरे धीरे उसकी कंबल को उतारने लगा। जैसे जैसे मैं उसकी कंबल को उतार रहा था तो वैसे वैसे मेरी आंखों के सामने अंधेरा होने लगा। फिर जब मैंने अपनी आंख खोलकर उसे देखा तो उसके बाद तो मानो मेरे रंगों में दौड़ता हुआ खून एकदम से जम गया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दरअसल मैंने देखा कि मेरे सामने एक ऐसा भयानक आदमी था जिसके शरीर के ऊपर खाली नहीं थी, केवल हड्डियों का ही कंकाल था। उसके ऊपर भी सूखा हुआ मांस था। मैं उस स्थिति में पहुंच गया जहां मैं उस आदमी से अब कोई बात भी नहीं करना चाहता था। मैंने तुरंत ही अपनी आंखों के सामने अपने हाथ रख लिए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, लेकिन फिर अचानक उस आदमी के शरीर पर अपने आप ही कंबल आ गई और फिर उस आदमी ने बोला, मुझे पता था तुम कुछ ऐसा ही रिएक्शन दोगे,
उसके बाद वो आदमी चुपचाप मेरे बगल वाली सीट पर बैठा रहा। हालांकि एक भूत होने के बावजूद भी उसने अब तक मुझे कोई नुकसान नहीं दिया था। इसलिए मैंने उस आदमी को हल्की आवाज़ में बोला, लेकिन तुम्हारी ये हालत हुई कैसे? इस पर उस आदमी ने बोला, अभी अभी तुम जिस तरह से बस से कूदने वाले थे, मैंने भी ठीक उसी गलती को अंजाम दिया था। बस से नीचे कूदने के बाद मैं एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया जहां पर भूख प्यास के मारे मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई और भूत पिशाचों ने मुझे इतना परेशान कर दिया कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। वहाँ की हर चीज़ में छलावा होता है। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद मैं उस आदमी की ओर देखते बोला, लेकिन फिर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है क्या? इस पर उस आदमी ने कहा, रास्ता इंसान को खुद बनाना पड़ता है, उसे उसके रास्ते तक नहीं पहुँचा सकता। फिर उसके बाद मैंने उस आदमी से पूछा, लेकिन मैं तो इस बस से कूदने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। तभी उस आदमी ने बोला, करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना होगा। इतना कहने के बाद वो आदमी पता नहीं क्यों लेकिन उस सीट से छूमंतर हो गया। साथ ही अब धीरे धीरे बस के अंदर का माहौल बदलने लगा था। इतनी देर जो शांति छाई हुई थी, अब वो एक भयानक सी आवाज़ में तब्दील होने लगी। ऐसा लग रहा था कि बस के अंदर बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हों, मानो उनके शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट मिल रहा हो। वो इतनी बुरी तरह से चिल्ला रहे थे कि उसके बाद तो मेरा भी दिल दहल गया। इस भयानक और डरावनी आवाज़ों को सुनने के बाद मैंने एक दो बार इधर उधर देखने की भी कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस तो एकदम खाली पड़ी थी, लेकिन उसके अंदर आ रही वो अजीब तरह की आवाज़ इस बात की गवाही दे रही थी कि ये बस पूरी तरह से हॉन्टेड है और इसके अंदर मेरा और ज़्यादा रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतने में ही मुझे बस के बिल्कुल सामने एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन उस ट्रक को देखकर मेरे मन में एक उम्मीद का दिया जलने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद यही ट्रक वाला मेरी ज़िंदगी का एकमात्र सुरक्षा कवच बन सकता है। ऐसे में मुझे किसी भी तरह से इस ट्रक ड्राइवर से मुलाकात करनी होगी। तभी मैंने उस बस की एक विंडो से अपना हाथ बाहर निकाला और उस ट्रक वाले को अपने हाथ से रुकने का इशारा करने लगा। पर ताजुब की बात तो ये थी कि जैसे ही मैंने उसके सामने इशारा किया तो उस ट्रक ड्राइवर ने अपने ट्रक का ब्रेक लगा दिया और जैसे ही वो ट्रक एक जगह पर रुकी तो फिर मैं बिना कुछ सोचे समझे सीधा उस छोटी सी विंडो से बस से बाहर कूद गया। अच्छी बात तो ये थी कि नीचे कूदने के बाद मैं उसी ट्रक के बगल में खड़ा था। पहले तो मैं यही सोच रहा था कि कोई ट्रक ड्राइवर नीचे आए और मुझसे इस चीज़ के बारे में पूछे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा मुझे उस ड्राइविंग सीट की तरफ जाना पड़ा तो मैंने देखा कि उस ट्रक के अंदर एक मोटा सा आदमी बैठा हुआ था जिसके हाथ में चांदी का कड़ा था। मैंने उस आदमी से बोला, भाई साहब मुझे मदद की सख्त ज़रूरत है। पर पता नहीं क्यों वो आदमी पहले से ये चीज़ समझ गया था कि मुझे मदद की बहुत ज़रूरत है, इसलिए उसने हल्की सी आवाज़ में बोला, ट्रक का दरवाज़ा मैंने खोल दिया है, फटाफट दूसरे छोर पर जाकर ट्रक के अंदर बैठ जाओ। उसकी बात सुनकर मैं बिना कुछ सोचे समझे भागता हुआ दूसरी साइड गया और उस ट्रक के अंदर बैठ गया। ट्रक के अंदर बैठकर मुझे थोड़ा बहुत सुकून सा मिल रहा था। हालांकि वो बस अब वहाँ से गुजर चुकी थी, लेकिन मुझे अभी भी उस बस के अंदर मौजूद उन प्रेतों की याद आ रही थी। बार बार उनकी याद आते ही मेरा दिल दहल उठता। तभी उस ट्रक ड्राइवर ने कहा, लगता है आज बहुत सी यादें अपने जहन में लेकर जा रहे हो। इस पर मैंने उस आदमी से बोला, बिल्कुल भाई साहब, लेकिन आपको कैसे पता? इस पर उस आदमी ने कहा, अरे भाई मुर्दे सब जानते हैं। इतना कहने के बाद वो हल्की सी मुस्कान के साथ ट्रक चलाने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि एक खाई से निकलने के बाद मैं दोबारा कुएं में गिर गया हूँ और इस बार शायद मैं इस कुएं से बाहर नहीं निकल पाऊँगा। शायद जिस ट्रक के अंदर मैं सवार हुआ हूँ वो मेरी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बन जाएगा। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस रास्ते से वो बस आई थी वो ट्रक भी उसी रास्ते से गुजर रहा था। ऐसे में हो सकता था कि वो आदमी मुझे सही रास्ते पर छोड़ दे, लेकिन अंदर ही अंदर से मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि शायद अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है और मैं किसी गलत आदमी के हत्थे चढ़ गया हूँ। हालांकि मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन अंदर से एक उम्मीद अभी भी जिंदा थी। तभी उस आदमी ने कहा, वैसे भाई साहब तुम उस बस के अंदर कैसे चढ़े? इस पर मैंने उस आदमी को विस्तार से सारी बात बताई। सब कुछ बताने के बाद मैंने उस आदमी से बोला, लेकिन भाई साहब एक बात तो मुझे समझ में नहीं आई, आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैंने तो सुना था कि ये बस किसी ऐसे रास्ते से निकलती है जो दूसरी दुनिया से ताल्लुक़ रखती है, तो फिर आपकी ट्रक इस दूसरी दुनिया में क्या कर रही है? इस पर उस ट्रक ड्राइवर ने हंसते बोला, अरे भाई साहब
ऐसा कुछ नहीं है, हमारा भी यही काम है, रात दिन ट्रक चलाना। हम किसी भी रास्ते पर पहुंच जाते हैं। वैसे आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको जल्दी आपकी मंजिल तक छोड़ दूंगा। उस आदमी के कहे गए शब्द मुझे एक बार के लिए हिम्मत भी देते तो दूसरी बार उसके ही शब्द मुझे अंदर से झंझोर देते। पता नहीं क्यों, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता कि वो आदमी सच में कोई पिशाच है, और कभी कभी मुझे ऐसा लगता कि उस आदमी से अच्छा इंसान इस दुनिया में कोई है ही नहीं। फिर धीरे धीरे ट्रक अब एक ऐसे रास्ते पर पहुंचने लगी जहां के इलाके को मैं भली भांति जानता था। जैसे मैंने उस रास्ते को देखा तो मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, और फिर उस आदमी ने कहा, लगता है आपका जाना पहचाना रास्ता आ ही गया। इस पर मैंने हाँ में सिर हिलाया। अभी ट्रक अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ी रही थी कि अचानक ही मुझे सड़क के ऊपर सफ़ेद रंग का धुआं दिखा। ये धुआं इतना गहरा था कि जैसे ट्रक उस धुएं के अंदर पहुंची तो उस ट्रक ड्राइवर ने कहा, जल्दी से ट्रक का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर जाओ, वरना हम दोनों किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे। मेरे लिए इतना काफ़ी था। मैंने तुरंत ही दरवाज़ा खोला और भागते उस धुएं से थोड़ा आगे चला गया। जैसे ही मैंने पीछे पलट कर देखा तो मुझे ना तो वहाँ पर कोई धुआं दिखा और ना ही वो ट्रक थी। दोस्तों, इस नज़ारे ने मुझे काफ़ी हद तक हैरानी में डाल दिया, और इस हादसे के बाद भूत प्रेत मेरा अटल विश्वास बन गया। हालांकि उस रात मेरी जान कैसे बची है ये तो मुझे ही मालूम है, पर आज भी मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि वो ट्रक ड्राइवर कौन था और वो अचानक उस सफ़ेद रंग के धुएं से कहाँ गायब हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।